अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम अपनी सीरीज जिसका आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था कि हम अपने एंट्री टेस्ट के हवाले से एमसीक्यूज को डिस्कस करें, तो आज से हम अपना लेक्चर का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी 5 मई से जो मैंने कहा था, बट कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से, कुछ पर्सनल कामों की वजह से हमने लेट कर दिया। चले, देर से आए दुरुस्त आए। बट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर अपनी क्लास का, तो रेगुलर आपको एक वीडियो मिलती रहेगी एमसीक्यूज से रिलेटेड। अच्छा देखें, एमसीक्यूज एक बात समझ लें, जितना अच्छा हमें टॉपिक पे ग्रिप होगी उतना ही हम एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। अगर एमसीक्यूज पे जब ही हम ग्रिप कर सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में क्लियर नहीं है तो एमसीक्यूज आप कितना ही रट्टा लगा लें, रट्टा एमसीक्यूज में काम नहीं आता। हाँ, आ भी जाता है इस सेंस में, कुछ फॉर्मूलाज हो गए या बाय चांस, लेकिन कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आप जब तक नहीं कर सकते जब तक आपको 100% टॉपिक पे ग्रिप ना हो। अच्छा, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कोई एमसीक्यूज लेकर आऊं और आपको रटा रटाया यहां पे बोर्ड पे लिखूं और आपको बस एक्सप्लेन कर दूं, नहीं। मेरा मकसद ये है कि जैसे आज हमारा लेक्चर है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बेसिक से, मतलब ये कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक केमिस्ट्री, क्योंकि हमें ये पता होता है चाहे मेहरान का टेस्ट हो या लम्स का हो या पाकिस्तान में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो भी इंट्री टेस्ट होता है वहां पर एक पोर्शन हमें उसका सामना करना पड़ता है बेसिक एमसीक्यूज। अब क्या आप ये बेसिक एमसीक्यूज बता सकते हैं कि कहां से आ सकते हैं? नहीं, हमें जर्नल केमिस्ट्री की तैयारी करनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिक्स के टॉपिक क्या हैं। एमसीक्यूज की कोई भी एग्जामिनर हमें कहीं से भी दे सकता है, तो इसका मतलब कि हमें एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना। जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम उसमें बेसिक एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकें। तो चलें, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं कहूंगा, मैं यहां पर एमसीक्यूज के रट्टे नहीं लगवा रहा आपसे। मैं चाहता हूं आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो, आप एमसीक्यूज देखते ही आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, आपके लॉजिक्स बिल्कुल क्लियर हो। तो देखते हैं, कुछ एमसीक्यूज यहां से स्टार्ट करते हैं और आज की इस टॉपिक में हम कंप्लीट जितने आपके बेसिक से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। तो देखें, अब बड़ा सिंपल एमसीक्यूज है, आज मैंने लिख के रखा हुआ है, केमिस्ट्री भी अपना सब्जेक्ट भी। तो टॉपिक स्टार्ट हमारा ये है। फर्स्ट एमसीक्यूज आप देखें, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स आर देयर अप्रोक्सीमेटली। अब लॉजिक समझें, हाउ मेनी काइंड ऑफ एटम्स, कितनी तरह के एटम्स हैं। समझिएगा जरा इसको, कितनी तरह के एटम्स हैं। तो आपको क्या लगता है, 10 बिलियन, 100, 1000 या 10,000? क्या आप क्या सोचते हैं? देखें, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स। अब आप सोचेंगे बहुत सारे एटम्स तो बहुत होते हैं, तो आप में से बहुत सारे कहेंगे बिलियंस। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है 100। इसका रीजन क्या है? वो पूछ रहा है हाउ मेनी काइंड मतलब कितनी किस्म के एलिमेंट्स हैं। जितने किस्म के एलिमेंट होंगे उतने ही किस्म के एटम्स होंगे। ऐसा ही है भाई। आप बताएं पीरियोडिक टेबल। और एक और बात, यहां पे एक वर्ड और यूज हुआ है, अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन। मतलब एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं हो रही, बात हो रही है तकरीबन। तो कितने किस्म के एटम्स हुए भाई? 118 एलिमेंट्स है, तो उसका अप्रोक्सीमेट क्या होगा? 100। तो 100 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहां पे काइंड पूछा है, कितने किस्म। अगर काइंड नहीं कहता, वो कहता हाउ मेनी एटम्स, तो फिर तो बहुत हुए, एटम्स का तो मिलियंस कहते। लेकिन कितने किस्म के एटम्स हैं भाई? कार्बन का जो सिंगल पार्टिकल है वो एटम हुआ, जिंक का सिंगल पार्टिकल क्या हुआ? एटम हुआ। ऐसा ही है, पोटेशियम का सिंगल पार्टिकल एटम हुआ। तो जितने किस्म के एलिमेंट है उतने ही किस्म के क्या होंगे? एटम्स होंगे। अच्छा, एक बात यहां पर, जो बच्चे एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादातर वो सोचते हैं कि सर हमें कौन कौन से एलिमेंट्स याद करें, कहां से एलिमेंट्स याद करें, इसका तो कोई सिलेबस नहीं है। मैं आपको ये भी थोड़ा बहुत बता दूं, आप ट्राई करें फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, इनको याद करें, ठीक है।
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला ग्रुप। सेकंड ग्रुप आप याद करें बेरिलियम, मैग्नीशियम वाला। ठीक है, इसके अलावा थर्ड ए ग्रुप से लेकर और एट्थ ए ग्रुप तक के तमाम एलिमेंट्स नहीं, सिर्फ आप इसमें याद कर लें दो पीरियड्स। कौन कौन से? बोरॉन से लेकर याद कर लें, यस, नियोन तक, और एल्युमिनियम से लेकर आप याद कर लें आर्गन तक। ये सिर्फ 12 एलिमेंट ये याद करने हैं, 13 एलिमेंट्स ये याद कर लें। इसके अलावा आप याद कर लें वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक है, मींस स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक आप ये याद कर लें 10 एलिमेंट। और इसके अलावा, अच्छा ये तो बड़ा आसान है, एटॉमिक नंबर भी 21 से लेकर 30 है। इसका भी एक आपको शॉर्टकट बता देता हूं। देखें शॉर्टकट क्या है, आप याद कर लें इसका एक शॉर्टकट। सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जरूर बैठेगा। सुन तेरी वाली कार में, एक लिख लें रोमन इंग्लिश में, सुन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जरूर बैठेगा। ठीक है, एक राइटर था, मैंने बुक देखी थी इंटरनेशनली। तो सुन मतलब स्कैंडियम, तेरी टाइटेनियम, वाली वेनेडियम, कार क्रोमियम, में मैग्नीज, फिर क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग फिर और फिर में आ जाता है तो यहां पे आप याद कर लें फेरियम, कोई कोबाल्ट, कोई ना निकल, अगेन कोई, तो फिर क्या आ जाएगा? यस, कोई के लेके आ जाएगा कॉपर, जरूर जिंक बैठेगा। तो कार होगी तो बैठेगा, साइकिल है तो नहीं बैठेगा। बहरहाल, तो यहां पर ये एलिमेंट्स जो हैं याद रखिएगा, ये हो गए। इसके अलावा आपने कुछ एलिमेंट्स वैसे भी याद कर लें। खुले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हीलियम हो गया, गोल्ड है, उसके अलावा लेड आप याद कर लें, सिल्वर याद कर लें, आयोडीन याद कर लें। अगर आप ये अप्रॉक्सीमेट 40 एलिमेंट्स याद कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंट्रीटास के लिए। तो 40 एलिमेंट्स बहुत ही आसान है। क्लियर हो गई बात? ये मैंने अभी आपसे कहा हम रट्टा नहीं लगा रहे, हम लॉजिक्स लेके चलेंगे। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि इंट्रीटास के लिए सबसे पहले हमें टोटल एलिमेंट्स कितने याद होने चाहिए कि हमारा काम आसान हो जाए। क्या पूरा पीरियोडिक टेबल है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा एमसीक्यूज बड़ा कॉमन है, ये ज्यादातर इंट्रीटास में पूछा जाता है इस तरह के। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सेम एमसीक्यूज आएंगे, आप इनकी लॉजिक समझ लें, इनसे मैच करते हुए एमसीक्यूज आएंगे जरूर। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहें? अब ये क्या लॉजिक आ गई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की? कैसे पता चलेगा? क्या आप याद करके जाएं इंट्रोडक्शन में? नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी आसान ट्रिक आपको बता रहा हूं, लाइफ में याद कर लें। फॉर्मूलाज जो हैं उनको हम कंपाउंड कह रहे हैं, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो कंपाउंड हैं। बट कंपाउंड यहां पे आप याद कर लें दो किस्म के होते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंपाउंड दो किस्म के हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं फॉर्मूला और दूसरे को नाम दे रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखिए फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। आसान है, आप लाइफ में ये 10 एलिमेंट याद कर लें। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, एक और ऐड कर लेते हैं, सिलिकॉन भी कर लेते हैं, 11 कर लें। बहुत सारे पंजाब बोर्ड से होंगे, बहुत सारे दूसरे बोर्ड के होंगे, तो आप 11 कर लें, वरना 10 बहुत थे। याद कर लें जो फॉर्मूला इन एलिमेंट्स की कंपोजिशन से बन रहा है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बस इसके अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड हो रहा है तो वो फॉर्मूला होगा। सिंपल है। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने CO2 है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है कि जो 10 या 11 एलिमेंट आपने याद किए हैं उसमें C भी है, उसमें O भी है। तो 100% ये क्या हुआ? यस, 100% ये क्या हुआ? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपके सामने कोई आ जाता है फॉर एग्जाम्पल CH4, तो जो 10 एलिमेंट हमने याद किए उसमें C भी है, H भी है, 100% क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट अगर हमारे सामने NaCl है तो
तो जो 10 फॉर्मूला हमने याद किए हैं उसमें क्लोरीन तो है बट सोडियम नहीं है। मैंने आपसे कहा इस लिस्ट के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट उसमें ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, वो फॉर्मूला कहलाएगा। और उसका रीजन ये होता है कि फॉर्मूला जो होता है उसमें कंपोजिशन कौन सी होती है, आयोनिक, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो कंपोजिशन है वो कौन सी है, कोवलेंट। ठीक हो गई। ये आगे चल के आपको बॉन्डिंग में भी हेल्प करेगा। तो मैंने अभी आपसे कहा कि हम एमसीक्यूज नहीं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख रहे हैं, हम रट्टा नहीं लगा रहे। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो फॉर्मूला इन 11 एलिमेंट्स से मिलकर बन रहा है वो मॉलिक्यूलर है। इसके अलावा अगर कोई मेटल उसमें ऐड हो रहा है तो वो मॉलिक्यूलर नहीं है, उसको क्या नाम देंगे, फॉर्मूला का नाम देंगे। तो चेक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। और एसिडिक एसिड आपको पता है CH3COOH। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों एलिमेंट्स उसमें शामिल हैं जो हमने यहां लिखे हैं। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी एक मॉलिक्यूलर हुआ। अब देखें H2SO4, जितने एलिमेंट्स हमने याद किए उसमें H भी है, S भी है, O भी है, तो ये भी क्या हुआ, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये सबके सब क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज। लॉजिक क्लियर हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं क्या है, उसमें क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, इसमें से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। इस लॉजिक को समझें इनमें, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ना, अभी हमने स्टार्ट किया है आज पहली क्लास से, तो हम एक बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। वो बच्चे जिनको बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, और क्योंकि बेसिक वाले एमसीक्यूज आते हैं खास तौर पे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल के हैं, दोनों में ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो देखें इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। अब आप कहेंगे हमने जो 10 एलिमेंट याद किए उसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। जो हमने 10 याद किए उसमें नाइट्रोजन है, तो ये भी मॉलिक्यूलर है। हमने जो 10 याद किए उसमें N और O भी है, ये भी मॉलिक्यूलर है। जो 10 याद किए उसमें N और O है, ये भी मॉलिक्यूलर है। मतलब क्या मतलब, नॉट होगा, नहीं। इसका करेक्ट आंसर है N2। N2 जो है वो मॉलिक्यूल तो है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला में याद रखिएगा डिफरेंट एलिमेंट्स का होना लाजमी है। अगर तो डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो मॉलिक्यूल, यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा, वो जस्ट क्या होगा, मॉलिक्यूल। समझ आ रही है बात। तो इसका मतलब N2 जो है वो मॉलिक्यूल है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला में डिफरेंट एलिमेंट्स। अब देखें लॉजिक ये थी कि जो 10 याद किए, 11 याद किए, उसमें वो वाले एलिमेंट्स तो थे पर डिफरेंट नहीं थे। डिफरेंट ना होने की वजह से हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाम नहीं दे सकते इसको, क्योंकि ये सेम है। डिफरेंट होता तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता। लेकिन सवाल ये कहा था कौन सा इसमें से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, ये नहीं है, ये मॉलिक्यूल है लेकिन फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है जो कंपाउंड है। अब फिर वही बात, ये तो एमसीक्यूज नहीं आएगा ना एज इट इज। एमसीक्यूज वही वाली बात है कि एग्जामिनर कोई भी देगा, बेसिक में से कुछ भी आए, हमें तो लॉजिक आनी चाहिए। तो लॉजिक ये कहती है, अब समझिएगा, वो कह रहा है इसमें से कौन सी एग्जाम्पल है कंपाउंड की। कंपाउंड और मिक्सचर को कैसे आप एग्जाम्पल को फाइंड आउट कर सकते हैं, याद रखिएगा। कंपाउंड हम कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। मिक्सचर कह रहे हैं कंपाउंड्स का आपस में मिक्स होना। समझिएगा इसको। NaCl एक कंपाउंड है, एक फॉर्मूला है, H2O एक फॉर्मूला है, ठीक है। NaCl और H2O जब आपस में मिलते हैं तो ये मिक्सचर है। जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स आपस में मिक्स हो तो वो मिक्सचर हो गया।
मिक्स, लेकिन ये तो डेफिनेशन है ना, ये काम थोड़ी आती है, ये रट्टा काम नहीं आता। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकल कर लेते हैं। मिक्सचर का फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, मिक्सचर को हम फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसका, समझ आ रही है? मिक्सचर का फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको हमेशा वर्डिंग में लिखते हैं, और जिसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन हो वो क्या है? कंपाउंड है। अब मुझे बताएं, कोल का फॉर्मूला बता दें, आप पढ़ा है आपने? मिक्सचर है, ठीक है, उसने कंपाउंड पूछा। पेट्रोल का फॉर्मूला बताएं, नहीं, मिक्सचर है। खुद आप हम इंटर में कह रहे होते हैं मिक्सचर हेक्सेन हैप्टेन पढ़ते हैं ना हम, ओके। हीलियम, ये तो एक एलिमेंट है, ठीक हो गया। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है, हाँ होता है, CaCO3, तो ये हुआ कंपाउंड। इससे हमें समझ में आ गई कि अगर हमें मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना है तो बहुत ही आसान है। जिस चीज का फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ना हो वो मिक्सचर है, जिसका फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन होगी तो वो क्या होगा? कंपाउंड होगा। ठीक, यहां तक आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हो गए। कुछ और एमसीक्यूज करते हैं बेसिक से रिलेटेड, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमारा ये एक ही लेक्चर बेसिक पे बनेगा, हम 2-3 लेक्चर बना सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं हम अपने, इसको रब करता हूं, दोबारा मैं आपको नेक्स्ट एमसीक्यूज एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा देखें, तो अब नेक्स्ट देखें, वही वाली बात, नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं, लेकिन वही कि सेम नहीं, रट्टा नहीं लगाना। आप जहां जहां इंट्रोडक्शन की तैयारी कर रहे हैं ये समझ लेंगे, अगर कोई टीचर आपको बता रहा है बाय चांस, क्योंकि सिलेबस तो है ना, वो एमसीक्यूज तो सेम आ जाएंगे जो बुक में से हैं, लेकिन उसको क्रैमिंग नहीं करनी, उसकी लॉजिक पे जाना है। आप देखें नेक्स्ट मैंने लिखा है द न्यूक्लियन नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरूरी नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे, कोई एलिमेंट दे दे, कोई मॉलिक्यूल दे दे, कोई आपको मोल के पूछा जाए। अभी तो हम आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्टीज पर आएंगे, तो आज तो स्टार्टिंग है, बेसिक लेक्चर है, साथ साथ लेके चलना है। तो न्यूक्लियन बेसिकली कहते हैं, इसको यूं समझ लें, न्यूक्लियन कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम की बात करें तो वो मास नंबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी क्लियर करेंगे, मास नंबर और एटॉमिक मास। चलें अभी रख लेते हैं, एटॉमिक मास ही कर लेते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन करेंगे इसको। अभी आप लोगों के लिए यही सही है, एटॉमिक मास। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करें, तो क्या आप कार्बन के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम करेंगे? ऑक्सीजन को करेंगे? कितना टाइम लग जाएगा? कोई बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो सबके प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सम करें, भाई टाइम वेस्ट ना करो, सीधा सीधा उनके एटॉमिक मास को सम कर लो, वही न्यूक्लियन नंबर है। जब हम उसके एटॉमिक मास को सम कर लेंगे तो वो क्या होगा? न्यूक्लियन नंबर होगा। तो सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोटॉन न्यूट्रॉन सम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उनके मास को सम कर लें। तो कार्बन का मास 12 यहां पर है और ऑक्सीजन 2 है, तो इसका मास कितना होगा? 32। दोनों को सम करें, 44 हो गया। अब आपको अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्या है? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्लड शुगर? इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एटम्स तो हम कहते हैं एवोगैड्रो, वो अलग चीज है। यहां पे उसने सिंपल क्वांटिटी पूछी आपसे। मैं बेसिक के फिर बता दूं 3 लेक्चर्स बनाऊंगा, दूसरा तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये रेगुलर क्लास होती रहेगी। रोजाना एक वीडियो अपलोड हो जाएगी मॉर्निंग में, आप देख सकते हैं, और उसमें सारे एमसीक्यूज बहुत काम के होंगे आप लोगों के लिए। तो देखें, ब्लड शुगर, सबसे पहले आप मुझे बताएं ब्लड शुगर कौन सी होती है? ब्लड वाली शुगर कौन सी है भाई? जल्दी से बताएं, कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्लड शुगर में कितने एटम्स हैं? हाँ भाई, एटम्स की तादाद, ब्लड शुगर। आपके ब्लड में कौन सी शुगर है? जल्दी से बताएं। फॉर्मूला कौन सा होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज C6H12O6, यही हो गया, यही है ना ब्लड शुगर, ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स देखें, 6 एटम कार्बन के, 12 एटम्स हाइड्रोजन के, 6 एटम ऑक्सीजन के। तो सबको सम करें तो कितने बनते हैं? 24। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 24 एटम्स हैं तो 2 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे? खुद बता दें जल्दी से। 48। तो मैंने इसके सॉरी ऑप्शन नहीं लिख सका, तो यहां पर 48 आप याद रखिएगा, इसके करेक्ट आंसर। क्लियर?
इस जैसे में जरूरी नहीं है कि ये आए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए भाई हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, आप इसकी प्रिपरेशन करें, इसको छोड़ें, तो आप सोचिए उस वक्त बैठ के क्या आपको अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आता है? क्या आपसे पूछा जाए 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स बताएं, एटम्स बताएं, क्या आप उसका बता सकते हैं? देखिए तैयारी इसको कहते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ रट्टा लगाते जाएं एक फॉर्मूले का, नहीं, और ये भी 100% नहीं कि यही आएगा। मैं आपको लॉजिक बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ हमें प्रिपरेशन करनी कैसे है कि कोई भी एमसीक्यूज हमसे मिस ना हो, हमें उस एमसीक्यूज की लॉजिक का पता हो, ठीक है? क्योंकि इंटर टेस्ट हम तैयारी कर रहे होते हैं, हर कोई पढ़ा रहा होता है, लेकिन इंटर टेस्ट भी एक जस्ट लाइक अ T20 मैच है। अगर टेस्ट प्लेयर को T20 में खड़ा कर दे तो वो नहीं खेल सकता, ठीक है? वो परेशान ही रहेगा, या वो पढ़ाने वाला भी वही परेशान रहेगा, बोर्ड भर दिया जाएगा। तो हर टॉपिक को एक शॉर्टकट मेथड से पढ़ना है, ये याद रखना है, ठीक है? कोई लॉन्ग मेथड नहीं हो। तो आपको फॉर्मूलाज बनाना भी मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। विच ऑफ दीज इज प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर, इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है? फिर वही बात, ये एमसीक्यूज हम एज एन एग्जाम्पल कर रहे हैं जो इंट्रोडक्स की बुक्स में दिया गया है, लेकिन हम इसकी कोई लॉजिक को समझें, ये तो नहीं आएगा एज इट इज वर्डिंग, हमें कोई लॉजिक चाहिए। क्या भाई प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है? बिल्कुल होता है भाई। देखें, अगर आपसे कहा जा रहा है कि प्योर कौन से मैटर हैं, भाई याद रखिएगा, मेटल प्योर है या नॉन मेटल प्योर है, जल्दी से बताएं। अगर यहां पे मेटल लिखा होता, सपोज ऑप्शन में चेंज कर दे, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स, कौन प्योर है? याद रखिएगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या हैं? प्योर हैं। भाई हम कहते हैं ना इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये तो नहीं ना मेल या फीमेल, इंसान कहा गया है ना अल्लाह की तरफ से। तो इसी तरह से याद रखें, तमाम एलिमेंट्स क्या हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट्स प्योर है, अब वो जो भी होंगे उसमें, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। फॉर्मूलाज, कंपाउंड, सारे प्योर हैं, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो। शॉर्ट हो गई बात, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आसान हो गया भाई। एलिमेंट्स भी प्योर हैं और फॉर्मूला भी प्योर है। अब क्या रह गया? अब रह जाता है मिक्सचर। मिक्सचर इम्प्योर है और उसकी आइडेंटिफिकेशन तो हमें पता ही है। तो मींस गोल्ड एक एलिमेंट है, सिंबल AU मींस प्योर, ठीक है? अच्छा, विच ऑफ दीज इज प्योर सब्सटेंस ऑफ मैटर? एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला है, प्योर है। कोल, ये तो प्योर नहीं है, कोल तो मिक्सचर है, मिक्सचर है तो ये इम्प्योर है। इसका मतलब ये ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा। मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा था, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन ना लिखें तो आप लोग तो भाई फौरन धुक्के तो लगाने ना कोई तो सही हो ही जाएगा। बी लगा दे, ए लगा दे, 4 बैठे तो कोई ना कोई तो एक सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है A एंड B बोथ। याद रखें, इधर मैंने ऑप्शन नहीं दिया तो आप लोगों ने पहले ही कुछ सजेस्ट कर लिया होगा। बहुत सारों ने ऑल ऑफ दीज कर दिया होगा, बहुत सारों ने A कर दिया होगा, B कर दिया होगा, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है D, E, A एंड B बोथ। तो याद रखिएगा, यहां पर फिर हमने एक लॉजिक सीखी कि भाई एलिमेंट्स प्योर हैं, कंपाउंड प्योर है, मिक्सचर क्या है? इम्प्योर है। इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एलिमेंट चेंज कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कंटेन 12 न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन जानने के लिए हमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का पता हो, जो मैंने एलिमेंट्स आपको बताए हैं, ठीक है? 12 न्यूट्रॉन, सोडियम, एटॉमिक मास 23, नंबर 11। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, मास में से नंबर को माइनस कर दें, एटॉमिक मास में से नंबर माइनस करें तो यहां आंसर आएगा 12। तो आंसर ये राइट है? नहीं, पहले और भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज हो ना, तो कोशिश किया करें कि वहां ऑप्शन चेक कर लें। अगर ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज नहीं है ना, तो फिर आप पहले भी यस कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 24 और एटॉमिक मास 24 एंड एटॉमिक नंबर 12। तो माइनस करेंगे तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा?
12, तो इन दोनों का 12 हो गया। यहां पर मैंने लिखा ये 2, अगर समझ में आ जाए आपको, ये 2 है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 6। 12 माइनस 6, तो आंसर क्या हुआ? 6 न्यूट्रॉन। लेकिन यहां पर हमने 2 एटम ऑफ कार्बन लिखा है। 2 एटम ऑफ कार्बन का मतलब यह हुआ यहां 2 एटम है कार्बन के। 2 कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ? कितने न्यूट्रॉन हो गए? यहां पर भी 6 and 6 12। तो यहां पर ये 3 ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके पास 12 न्यूट्रॉन है। तो अगर 12 न्यूट्रॉन है तो मींस यहां पर ऑल ऑफ दीज होगा। समझ आई? चीजों को समझें, लॉजिकल समझें। तो आज हमने स्टार्टिंग ली है। इंशाल्लाह डेली मैं आपको कम हो या ज्यादा हो डेली एमसीक्यूज लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लेक्चर के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिए और लॉजिक के साथ। ये नहीं कि सिर्फ उसके टिक कराते गए, नहीं, उसकी थ्योरी भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा शॉर्टकट मेथड हो जितना हो सकेगा। अभी बेसिक खत्म नहीं हुआ है, तो अभी मेरे पास बेसिक्स एमसीक्यूज में और भी सीरीज हैं। तो हम कल और परसों 2 दिन हम बेसिक्स पे खर्च करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 स्टैचोमेट्री। तो आज यहां तक के लिए लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में तक के लिए अल्लाह हाफिज।